तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने आपको रिलेशन कराया था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ना। रिलेशन कराया था किस किस के बीच? रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशन आया था। एक क्या था रिलेशन, बताओ क्या फॉर्मूला था? आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, यही था ना भाई। यहाँ आप जितने भी वो लिखे हुए हैं सिंबल, उनके मीनिंग आपको पता है? बताओ, एन क्या है? स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ना। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10 की पावर माइनस 19। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर का ये वाला एरिया। कोई वायर को कट करोगे तो इधर सर्कल आएगा ना। जरूरी नहीं है सर्कल ही आए, कैसी भी शेप आएगी, उसका जो एरिया होगा वो है ये ए, क्रॉस सेक्शन एरिया। और वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, हेडिंग डालो करंट डेंसिटी। हेडिंग डालो करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसको बोलते हैं हिंदी में धारा घनत्व। धारा घनत्व। इधर देखो जरा, करंट लिखने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की ही बात हो रही है ना। और डेंसिटी लिखा है, डेंसिटी का मतलब जानते हैं? डेंसिटी कई बार आ चुका है आपके इसमें, है ना। क्या मतलब होता है डेंसिटी का? देखो, हिंदी में लिखा है घनत्व। घनत्व मतलब घना। कोई चीज कितनी ज्यादा घनी है वो किससे पता चलती है? वो उसकी डेंसिटी से। बात समझ आ रही है? कोई चीज अगर ज्यादा ही घनी है, मतलब क्लोज क्लोज है, तो हम कहेंगे उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। और ऐसे बिखरी बिखरी है तो डेंसिटी क्या है? कम है। बात समझ में आ गई? तो हमें देखना है करंट डेंसिटी क्या होती है। तो देखो, इसको समझना है ना। मान लो ये मैंने एक वायर ले लिया। अब वायर तो बहुत पतले होते हैं भैया, तुमने इतना बड़ा वायर कैसे ले लिया? तो वायर पतला ही है, उसको जूम करके कितना भी बड़ा बना सकते हैं समझने के लिए। तो ये वही पतला वाला वायर ही है। ठीक है, इस वायर के अंदर बताओ कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो क्या बनेगा? करंट बनेगा इस वायर के अंदर। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो मान लो ये इस वायर का क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास होगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो करंट किधर बनेगा? उल्टा बनता, ध्यान रखना। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन किसकी मानी जाती है? करंट की। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे ना सारे, तो हम कहेंगे करंट इधर फ्लो होगा। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि ये एक कन्वेंशन है, मानी गई चीज है। एक्चुअल में तो इधर ही मानना चाहिए, क्योंकि जब पानी जिधर फ्लो होता है करंट उसका उधर ही तो होगा, वाटर करंट। एयर जिधर चलेगी तो एयर करंट उधर ही तो होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जिधर चलते हैं उधर ही होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको याद रखना है, जिधर अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा रहा हूं ना, इधर चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे भैया करंट किधर फ्लो होगा? फिर इधर। बात समझ आ रही? करंट की डायरेक्शन क्या मानोगे आप? इधर। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या फ्लो हो रहा होगा? करंट। तो ये पूरा एरिया है ए। कितना है पूरा एरिया? ए। अब इस एरिया से जितना करंट निकलेगा उसका आप ए से डिवाइड करोगे, एरिया से। मतलब कहने का ये है कि यूनिट एरिया में निकलने वाले करंट को क्या बोला जाएगा? करंट डेंसिटी। मतलब अभी तो एरिया कुछ होगा ना इसका। जैसे मैंने मान लो कहा आपसे कि ये जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है, और 10 मीटर स्क्वायर से 5 एम्पियर का करंट निकल रहा है। ऐसे मान के चलो आप। ये एरिया जो है वायर का कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। और इससे करंट कितना निकल रहा है? 5। तो ये करंट डेंसिटी नहीं है। करंट डेंसिटी किसको बोल रहे हैं? फ्लो ऑफ करंट या पासिंग ऑफ करंट थ्रू द यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर से जितना करंट निकलेगा उसको करंट डेंसिटी कहा जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना निकलेगा? अगर 10 मीटर स्क्वायर से 5 एम्पियर निकल रहा है,
तो 1 से कितना निकलेगा, इस 10 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो हम कहेंगे ये जो 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इसका अगर एक यूनिट एरिया ले लिया जाए ना, तो इसमें से जो करंट पास होगा वो कितना होगा, अभी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 0.5 होगा। तो इस यूनिट एरिया से जो करंट पास हो रहा है ना, यूनिट एरिया से जो करंट पास हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम, करंट डेंसिटी। यानी करंट डेंसिटी कुछ नहीं है, करंट ही है। बस ये देखो वो पास कहां से हो रहा है, अगर वो यूनिट एरिया से पास हो रहा है तो उसको कहा जाएगा करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी बताती क्या है, मान लो यहां से अगर करंट डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि जो छोटा सा एरिया है ना, उसमें से बहुत ज्यादा करंट निकल रहा है, तो पूरे एरिया से भी क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। तो करंट डेंसिटी अगर ज्यादा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि वायर में से जो करंट निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब करंट ज्यादा है, यहाँ पर करंट डेंस है, बहुत ज्यादा है। और अगर करंट डेंसिटी की वैल्यू कम है, मतलब यूनिट एरिया से निकलने वाला करंट कम है, तो हम कहेंगे करंट डेंसिटी कम है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी क्या है, कम है। तो करंट डेंसिटी ये बताती है कि किसी एरिया से कितना ज्यादा करंट, किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना ज्यादा करंट पास हो रहा है। अगर करंट डेंसिटी ज्यादा है मतलब डेंस करंट है, बहुत ज्यादा करंट है, और करंट डेंसिटी कम है तो बहुत ही कम करंट है, उसकी डेंसिटी कम है। बात समझ में आ गई। कोई भीड़ वाला इलाका है तो हम कहेंगे वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है तो भीड़ ज्यादा है, मतलब छोटी सी जगह है और लोग बहुत सारे हैं, तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाएगा। ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और बड़ी जगह है, देखो जैसे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। मतलब क्या हुआ इसका, केवल लोगों से नहीं होती पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, लोग प्लस एरिया, कितने एरिया में कितने लोग हैं, वो डिपेंड करेगा डेंसिटी। अब मान लो लोग इतने ही हो, और इन सब जितने इंडिया में लोग हैं इन सबको रूस में भेज दिया जाए, तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि वहां एरिया क्या है, ज्यादा, और लोग भी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया भी तो ज्यादा है। यहां दिक्कत क्या है, एरिया भी कम है और लोग क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। सेम यहाँ है, अगर करंट डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब वायर से ज्यादा करंट निकल रहा है, और अगर करंट डेंसिटी कम है तो कम करंट निकल रहा है। पता कैसे करते हैं करंट डेंसिटी का, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। पूरे वायर से जो करंट निकल रहा है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो क्या होगा, मतलब आप करंट डेंसिटी कैसे निकाल रहे हो, करंट डेंसिटी निकालने का हम मेथड आपको बता रहे हैं कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है आई, उसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, एरिया से। तो देखो यहाँ यही 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 तो करा था। यहाँ कैसे निकाली थी करंट डेंसिटी, 10 था एरिया, 5 था करंट, 1 मीटर स्क्वायर का निकाला तो 10 से क्या कर दिया था, ये आई है और ये क्या है, ए है। तो करंट को अगर वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो निकल के आ जाती है क्या, करंट डेंसिटी। लोगों को अगर एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो निकल के आ जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी, कि कितने एरिया में कितने लोग हैं। ऐसे ही कितने एरिया में कितना करंट है, ये ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, ये कम तो करंट भी कम। बात समझ में आ गई। करंट डेंसिटी का जो सिंबल यूज होगा उसको अब हम क्या कहेंगे, देखो जे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। तो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई अपॉन, ये है फॉर्मूला करंट डेंसिटी का। तो देखो अगर ए को मैं 1 मीटर स्क्वायर रख दूं, ए को क्या रख दूं, 1 मीटर स्क्वायर, तो जे किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मतलब करंट को ही तो करंट डेंसिटी कहते हैं, लेकिन कौन से करंट को, जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से निकल रहा होगा। क्योंकि 1 मीटर एरिया से तो करंट निकलेगा वही उसकी डेंसिटी बताएगा। दूसरे 1 मीटर से भी उतना निकलेगा, तीसरे 1 मीटर से भी इतना निकलेगा। अगर 1 मीटर से ही ज्यादा निकल रहा है तो दूसरे वाले से भी ज्यादा, तीसरे से भी ज्यादा, तो पूरे वायर से करंट क्या, ज्यादा। बात समझ में आ गई। तो लिखो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो फिर फॉर्मूला लिखो। किसी तार के, किसी तार के एकांक, एकांक का मतलब यूनिट है ना, किसी तार के एकांक क्षेत्रफल से
एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला, या गुजरने वाली लिखो, हिंदी में वैद्युत धारा कहते हैं ना, गुजरने वाली, गुजरने वाली वैद्युत धारा को, गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जे, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला नोट करो। ये कुछ नहीं, ये कुछ नोट नहीं करना है ना, ये मैं बिठा देता हूँ, ये तो एग्जाम्पल लिया था ना हमने। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो बस। डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, नीड नहीं है इसकी, है ना। ये वाला सारा वर्क नोट इंग्लिश में लिखो, या आपको नहीं लिखना इंग्लिश में, इन्हें लिखो। हाँ, लिखो। द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू, पासिंग परपेंडिकुलरली लिख देना, है ना। द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर, through the unit cross section area of a wire is known as, is known as current density. It is represented by small j. It is represented by small j. ठीक है। वायर के एरिया से जो करंट पास होगा वो कैसे होगा, मतलब एंगल से पास होगा या परपेंडिकुलरली पास होगा। मतलब यहां से जो करंट पास होगा वो ऐसे परपेंडिकुलर बताएंगे ना, ऐसे करके करंट पास होगा ना। तो देखो ये एंगल, मतलब ये इसका एरिया और इसका ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये इसका इसके बीच एंगल कितना है, 90 है ना, देखो। यानी जो करंट पास होगा वो कैसे होगा, परपेंडिकुलरली होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। कोई बता सकता है इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट करंट डेंसिटी की। यूनिट का मतलब है कि इसको हम नापते किस में है, जैसे करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में। ऐसे ही करंट डेंसिटी मतलब जे को किस में नापेंगे। तो देखो यूनिट बनती है फॉर्मूले से। जैसे आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट लिखते हैं मीटर, टाइम की लिखते हैं सेकंड, तो स्पीड की आ जाती है मीटर पर सेकंड। मतलब फॉर्मूले से ही यूनिट बनती है। तो देखो ये फॉर्मूला है जे का। तो आई क्या है, करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। डिवाइड में देखो एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, है ना। तो मीटर स्क्वायर। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर अपॉन, लिख लो, एक नंबर में पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। हाँ, यूनिट बराबर एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है। डायमेंशन भी ले लो, डायमेंशन भी लिख दो भाई। डायमेंशन देखो, फॉर्मूले से बनती है यूनिट और यूनिट से बनती है डायमेंशन। तो डायमेंशन भी पूछ सकते हैं। एम्पियर की डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर की डायमेंशन, ये देखो डायमेंशन जो निकालते हैं ये 11th में निकालते हैं। 12th में बस जो पढ़ा है उसकी डायमेंशन डायरेक्ट यूज होता है। 11th में पूरा चैप्टर डायमेंशन का। तो एम्पियर को जो है ना डायमेंशन में ऐसे करके ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए, एम्पियर का एम्पियर ये डायमेंशन। और मीटर की डायमेंशन होती है एल। तो एल पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर। अब इस, ये जो ब्रैकेट लगाए हैं एक ब्रैकेट में बंद करके लिखनी होती है डायमेंशन। तो इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके, माइनस। तो ए एल माइनस 2 आंसर। ये डायमेंशन भी नोट कर लो।
अच्छा बताओ, करंट डेंसिटी मतलब आई अपॉन ए। करंट को जब क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देते हैं करंट डेंसिटी आ जाती है। मीनिंग समझ गए, क्या बताता है ये समझ गए। आप मुझे बताओ, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? ये जो जे होगा ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर होगा? बताओ। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें डायरेक्शन होती है। तो ये जो जे है इसमें डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? आप देखकर बताओ जरा। वेक्टर है? वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी आपको। बताओ किधर होगी। बताओ। आप बताओ, वेक्टर है स्केलर? स्केलर है। क्यों? डायरेक्शन नहीं है? तो करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर? करंट में डायरेक्शन होती है? नहीं होती ना, तो जे में भी नहीं होगी। ला ऐसे करके लॉजिक दे रहे हैं ये। करंट की डायरेक्शन नहीं होती है, समझ गया ना? तो वायर में फिर क्या बनाते हैं हम, वो डायरेक्शन वो करंट की नहीं है, वो किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन है, वो करंट की नहीं मानी जाती है डायरेक्शन, ठीक है? करंट की कोई भी डायरेक्शन होती नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? तुम बताओ, स्केलर होगी जे या वेक्टर होगी? ये जे कैसा होगा, स्केलर वेक्टर? स्केलर होगा। तुम बताओ, जे स्केलर होगा वेक्टर? आई तो स्केलर है, इतना तो पता है। तो तुम बताओ वेक्टर है नहीं है? बताओ, तो किधर होगी डायरेक्शन? उसके अपोजिट होगी। वेक्टर क्यों बोल रहे हो तुम इसे? क्या देख के तुमने वेक्टर बोला इसे? किसकी? ये तो करंट की डायरेक्शन थी। करंट की तो होती नहीं डायरेक्शन। हाँ, एरिया के परपेंडिकुलर है तो। देखो, ये चीज याद रखनी है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कैसी क्वांटिटी मानी जाती है, स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन की किधर मानी जाएगी, अपोजिट। क्यों इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, क्यों? और ये वेक्टर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एरिया है ना, हमने आपको पढ़ाया था एरिया वेक्टर, जब फ्लक्स पढ़ाया था, याद है? हमने कहा था एरिया जब निकालते हैं ना तो उसको वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। किसी भी चीज का एरिया निकाल रहे हो, मान लो ये मेरा हाथ है, इसका एरिया निकालोगे तो वैल्यू तो आएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि एरिया तो है। प्लस डायरेक्शन भी होती है इसकी। डायरेक्शन किधर होती है, इसके परपेंडिकुलर। अगर एरिया ऐसे है तो डायरेक्शन किधर होगी, इसकी इधर। एरिया अगर ऐसे है तो डायरेक्शन ऐसे ऊपर, इसके 90 डिग्री लेनी है। ऐसे है तो इधर, ऐसे है नीचे तो इधर। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, खासकर फिजिक्स। फिजिक्स में तो आपको एरिया को क्या मान के चलना है, वेक्टर। तो जब ये वेक्टर है तो फिर जे भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो जो डायरेक्शन, देखो करंट की तो डायरेक्शन ही नहीं है, तो जो डायरेक्शन एरिया की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, जे की होगी। तो बताओ, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है ना, ये है, तो इसमें यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो जे की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर। तो जे की डायरेक्शन आप ऐसे कह दो कि एरिया की डायरेक्शन में होती है, या ऐसे कह दो कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, ऐसे कह दो, या एरिया की डायरेक्शन। फिलहाल कैसे भी कहो इसकी डायरेक्शन होती है, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो लिखो, इसके नीचे लाइन लिखो एक। देखो, धारा घनत्व एक वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर राशि, ऐसे लिख दो। धारा घनत्व एक वेक्टर राशि है तथा इसकी दिशा एक वेक्टर राशि है तथा इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। जबकि वैद्युत धारा, जबकि
वैद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है ना, जबकि वैद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है। वैद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, तो देखो जरा, तो देखो, अगर वायर ऐसा है और क्रॉस सेक्शन ऐसा है, ठीक है, कैसा क्रॉस सेक्शन है इसका, शेप क्या है क्रॉस सेक्शन की बताओ, सर्कल है, ये वाला जो हिस्सा है इसका कैसा है, सर्कल है ना, ठीक। तब तो अगर करंट डेंसिटी पूछिए आपसे, तो आप फॉर्मूला लगाओगे J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। ये कब है, जब वायर का क्रॉस सेक्शन एक सर्कल है, या अगर रेक्टेंगुलर वायर भी है तो रेक्टेंगल है। मान लो वायर अगर ऐसा आ गया आपके पास, तो मतलब इधर से देखोगे तो ऐसे करके रेक्टेंगल दिखेगा या स्क्वायर दिखेगा। मतलब अगर शेप क्या है क्रॉस सेक्शन की, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब उसको हम जानते हैं, सर्कल हो गया और तुम्हारा स्क्वायर हो गया, तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया, ऐसी अगर शेप है तो इनका एरिया जानते हैं ना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रेथ, और स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर। तो यहाँ जानते हैं, यहाँ रख देंगे वैल्यू, करंट की वैल्यू दे रखी होगी। बट अगर मान लो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई तार है, मतलब तार तो सीधा ही है लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन ऐसे शेप में नहीं आया, ऐसे कुछ आ गया, ऐसे भी तो आ जाता है वायर का क्रॉस सेक्शन, जरूरी शेप ही बनेगी, है ना। तोड़ो तो टेढ़ा मेढ़ा टूटता है, तो सर्कल नहीं बनता ना, कोई शेप नहीं बनती ना। तो अगर क्रॉस सेक्शन ऐसा है वायर का, तो फिर कैसे निकालोगे आप करंट डेंसिटी, अगर आपसे पूछ ली और ऐसा क्रॉस सेक्शन है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ये वाला अभी जो बताया हमने, क्योंकि ये तो किसके लिए है, जब एरिया आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो क्या करोगे, तो देखो इस केस में क्या करना है, यहाँ से ध्यान सुनो। अगर वायर का क्रॉस सेक्शन ऐसा है ना, तो हम क्या करेंगे, करंट डेंसिटी निकालने के लिए इसका एक छोटा सा क्या ले लेंगे, एरिया एलिमेंट। अगर इसका पूरे का एरिया में ए मान लूं, जो कि मुझे नहीं पता, तो छोटा सा एरिया क्या होगा, डी ए। तुम समझो ध्यान से, कोई अगर चीज नहीं पता होती है तो उसका छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, और छोटे से हिस्से को डी लगा के लिखते हैं, डी। डी का मतलब ये बहुत छोटा है, कि छोटा सा टुकड़ा कट किया है एरिया का, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, डी। अब बताओ इस छोटे से एरिया से छोटा सा ही तो करंट पास होगा। अगर पूरे वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस छोटे से एलिमेंट में कितना करंट फ्लो होगा, आई या डी आई, डी आई, उसमें भी क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं करंट डेंसिटी पूछूं इसके लिए, तो क्या बताओगे, देखो, जे इज इक्वल टू क्या होगा, आई या डी आई, डी आई, क्योंकि छोटा सा करंट फ्लो होगा छोटे से एरिया से, और डिवाइड में क्या आएगा, डी ए। बात समझ में आ गई। तो फिर ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, यहां से देखो करंट निकाल सकते हैं, तो करंट का क्या फॉर्मूला आएगा, डी आई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, जे और डी ए। ज्यादातर केस में पता क्या होगा, ऐसे जब भी सवाल होंगे ना अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन वाले के, तो उसमें आपसे करंट डेंसिटी नहीं पूछेगा, करंट डेंसिटी दी होगी, क्या पूछेगा आपसे, करंट पूछेगा। तो करंट कैसे निकालोगे, इस तरह से। तो जे का फॉर्मूला लिखा डी आई अपॉन डी ए, यहां से डी आई कैसे निकाला, डी ए को कहां ले गए, मल्टीप्लाई में। अब ये डी आई है, निकालना क्या है, पूरा आई, तो क्या करूं, इंटीग्रेशन। जब भी ये डी हटाना होता है क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ, आई, और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मैथ में पढ़ोगे है ना डिटेल में, यहां क्या आएगा, जे और डी ए। ये फॉर्मूला मतलब 90% आपके सिलेबस में तो जो फॉर्मूला लगेगा वो तो यही होगा, क्योंकि मैं कुछ कुछ सवाल आगे के भी करा देता हूँ जेई वगैरह के, तो फिर इस फॉर्मूले का भी मैं यूज करूंगा। बोर्ड लेवल तक का फॉर्मूला यहाँ खत्म, करंट डेंसिटी यहाँ खत्म हो गई बोर्ड में, आगे थोड़े से बढ़ गए तो फिर यहाँ तक भी आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा में है, तो नोट कर लो, नोट पॉइंट डालो, और इसमें लिख देना
यहाँ पे नोट पॉइंट में एक लाइन लिखो, यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ पहले नोट पॉइंट डाल के उसमें लिखो। देखो यदि यदि तार का क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया अनसिमेट्रिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, असममित, असममित लिख दो, असममित हो, असममित मतलब टेढ़ा मेढ़ा है ना, असममित हो तो धारा घनत्व, तो धारा घनत्व, अब ये फॉर्मूला नोट करो नीचे वाला। अभी मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा सारे इसी से हो। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म भी लिख लो। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो आई पे तो वेक्टर लगेगा नहीं क्योंकि आई क्या है, स्केलर। तो आई इज इक्वल टू, अब देखो आई क्या है, स्केलर है ना, तो इधर से भी क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये पूरी की पूरी स्केलर, क्योंकि आई इसके बराबर है ना पूरे के, तो ये स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जे तो क्या है बताओ, जे पे तो वेक्टर आ सकता है, अभी बताया जे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और एरिया भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कब स्केलर आएगा, इनका डॉट करूं या क्रॉस करूं, दो वेक्टर का डॉट स्केलर वैल्यू देता है या क्रॉस स्केलर वैल्यू देता है, इनका डॉट करूं क्रॉस करूं, क्रॉस करूं, डॉट करना पड़ेगा ना यार, डॉट से ही तो आती है स्केलर वैल्यू। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट करोगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर है वैल्यू, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करोगे, क्रॉस, तो आएगा क्या बताओ, ए बी साइन थीटा और एन कैप, ये एन कैप डायरेक्शन है। तो करंट क्योंकि स्केलर है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए पूरी, तो क्या लगाना पड़ेगा, डॉट क्रॉस डॉट, क्योंकि डॉट ही तो होता है स्केलर। इसको भी नोट कर लो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट कर लो और हो जाए, कुछ भी लग जाए। क्वेश्चन को नहीं समझते, क्या दिया है क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाए तो करे भी, कुछ भी लगा के बस हो जाना चाहिए। तो ऐसे नहीं होंगे भाई न्यूमेरिकल। देखो देखो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, देखो एक बार, कह रहे हैं एक तार का एरिया दिया हुआ है, एरिया, तार का एरिया जब भी दिया है समझ जाओ कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन। तार का एरिया तो ये भी है ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, एरिया जब भी बोल दिया तो इसी एरिया की बात होगी, ठीक है। तो कितना दिया है एरिया बताओ, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को जब भी करना है ना, यूनिट का बहुत ध्यान देना है। न्यूमेरिकल जब भी होगा मीटर में होगा, किस में होगा, मीटर में। अगर मीटर के अलावा कोई भी यूनिट दी हुई है, मतलब लेंथ की या एरिया की, तो उसको आपको बदलना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो अगर को मीटर में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से। अगर ये नोट कर लेना है ना, इनको याद कर लेना है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बाकी तो तुम जानते ही हो, नैनोमीटर भी लिख देता हूं, चलो एक नैनोमीटर को बदलना है तो कितने से करेंगे, नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ से करेंगे। माइक्रोमीटर तो जानते ही हो, माइक्रोमीटर को बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से, माइक्रो मतलब 6। और भी लिखूं बताओ कुछ, अच्छा एंगस्ट्रॉन्ग आ जाता है तो फिर एक एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ये लिख लो पहले, इसको लिखो पहले साइड में। कुछ तो इसको बिना बदले ही कर रहे होंगे, बदल दिया था तुमने इसको, ठीक। यहाँ नहीं है देखो, में बदलने के लिए तो 10⁻³ से करेंगे, लेकिन यहाँ है क्या, का क्या है, स्क्वायर, का। तो फिर जब इस 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यानी यहां पर जो एरिया आप लिखोगे मीटर में, वो कितना लिखोगे, 1 की गुणा 10⁻⁻6 से करोगे, तो
तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। पहला काम तो देखो यही करना है, ठीक है। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में कि एरिया के लंबवत कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 6 × 10⁻16। ये इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन है, 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। ए पता है, एन पता है। आगे बढ़ जाओ। तो बस यही पता है। पहले पॉइंट में कह रहे हैं करंट बताओ, और दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं भैया, जे बताओ। तो देखो पहले ऐसे करके लिख लिया करो, है ना। अब दिमाग लगाया करो कि कौन से फॉर्मूले लगेंगे। तो देखो इधर देखो जरा, इधर इनके दिमाग में ये आया कि करंट निकालना है तो रिलेशन लगा देते हैं कल वाला, आई बराबर एन ई ए बी डी वाला। तो देखो लगा के देखते हैं क्या लग सकता है या नहीं लग सकता, है ना। तो अगर मैं उस रिलेशन को लगाऊं, देखो जे को तो अभी निकाल ही नहीं सकते क्योंकि बिना आई के तो जे, क्योंकि जे का भी क्या फॉर्मूला होता है, आई अपॉन ए। तो आई तो पहले निकालना पड़ेगा ना। चलो, तो इनके दिमाग में फॉर्मूला ये आया कि आई का भैया ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एन ई ए वी डी। बिल्कुल आ सकता है दिमाग में फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला आने का मतलब ये थोड़ी ना कि यही लग जाएगा। चेक करो, क्या ये इधर जो वैल्यू दी हुई है वो सारी हमें पता है। एन पता है, पता तो है, करने मना क्यों कर रहे हो। तो ई तो पता होता है 1.6। ए पता है, पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है क्या, क्वेश्चन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बोला क्या कुछ, कैसे लगाओगे। अब तुम कहोगे भैया पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वीडी बराबर ई ई बताया था ना ये, एम और टो, ये लगा देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे पहले। क्या इधर जो चीजें लिखी हुई है वो सब पता है। ई तो चलो पता ही होता है, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। तो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है। अब तुम बताओ किस किस का फॉर्मूला लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा देते हैं। तो ऐसे करके तो ये खत्म ही ना होगा ना कभी। अरे समझ गए। हाँ, तो ये रिलेशन अभी यहाँ पर देखो, रिलेशन तभी यूज करना है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी करके कोई वर्ड दिया होगा। समझ में आ गई ना बात। इतना ज्यादा डिटेल में जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो कुछ नहीं करना, एक छोटा सा रिलेशन मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था। अगर एन दिया हुआ है और करंट पूछा है तो पहले निकलेगा चार्ज, क्योंकि करंट का सबसे जनरल फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये करंट निकालने का फॉर्मूला है जनरल। तो अगर आपको क्या पता है, देखो क्यू पता है और टाइम पता है। टाइम पता है क्या, पता तो है, प्रति सेकंड निकल रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बोला है क्वेश्चन में। ऐसे करके बोलेगा नहीं कि टाइम की वैल्यू ये लो रख दियो क्वेश्चन के आंसर में, ऐसे नहीं बोलेगा। प्रति सेकंड का मतलब टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड, ऐसे निकालना है। क्वेश्चन का जो दिया है ना उसका बिल्कुल ऑपरेशन कर देना है बिल्कुल। लैंग्वेज में भी वैल्यू छिपी हुई है ना। हाँ, चार्ज नहीं दिया, चार्ज नहीं दिया, तो इस चार्ज का एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला पढ़ाया गया, क्यू बराबर एन ई। ये फॉर्मूला पढ़ाया हमने चैप्टर 1 में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था। तो यहां पर देखो क्यू बराबर एन तो दिया हुआ है, 6 × 10⁻16, और ई की वैल्यू तो जानते हैं कितनी होती है, 1.6 10⁻−90। यहां से क्या निकलेगा, क्यू, और टी की वैल्यू है क्यू, और टी यहां रख दोगे क्या निकल जाएगा, आई। फिर जे बराबर आई अपॉन ए रख के, ए पता है आई निकल जाएगा, जे भी निकल जाएगा। कितना आसान है नहीं है। तो दिमाग मतलब इधर उधर नहीं ले जाना है, टफ टफ चीजों को नहीं ले जाना है, आसानी बनाओ चीजों को, है ना। आसानी न्यूमेरिकल आते हैं क्योंकि बोर्ड ही तो लेवल है। तो बताओ 1.6 की 6 से कर दो डायरेक्ट, 16 6 जा 96, है ना। तो 9.6, और 16 में से 19 गया कितना आया, माइनस का। ये समझ में आई ना कैलकुलेशन कैसे की, मैंने पहले बताया था, नंबर नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को घटा देते हैं, है ना। तो 16 में से 19 घटा दिया 3, इनकी मल्टीप्लाई करके यार, ठीक, ये कुलाम, ये क्या आ गया, चार्ज। अब क्या निकाल देंगे, करंट तो बहुत आसानी से आ जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी से। तो देखो आई इक्वल टू क्यू ये आएगा, और टी कितना है बताओ, टी कितना है, 1 सेकेंड, 1। तो करंट तो इतना ही आ गया, 9.6 10⁻³ -3, नीचे वाला 1 हटा देते हैं, तो ये करंट आ गया।
आ गया करंट। अब फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, सेकंड पॉइंट में क्या पूछा था, जे। तो जानते हैं जे का फॉर्मूला, अभी पढ़ा है, तो जे इक्वल टू आई अपॉन ए। तो देखो ए ये आएगा, ये वाला रखना है, ये मत रख देना, ये कन्वर्ट जो करा है, और आई ये निकाला, ये ऊपर रखो, ये नीचे रखो, डिवाइड करो, आंसर निकालो जल्दी। 10 की पावर प्लस के माइनस के, ठीक, यही आएगा देखो। आई की वैल्यू यहाँ रख दो 9.6 10 की पावर -3, और देखो ए की वैल्यू ये है 1 इंटू 10 की पावर 6। तो 1 से तो डिवाइड करने पर 9.6 ही आ जाएगा, और 6 को क्या ले जाओगे, माइनस है क्या ये, हाँ माइनस। माइनस का 6 जब ऊपर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, तो ये आएगा 9.6 10 की पावर -3 प्लस 6, -3 प्लस 6 हो जाता है 3। और यूनिट बताओ इसकी जे की क्या है, यूनिट एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, रफ कर दे इसे। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, समझ गया ना, करंट डेंसिटी एंड क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सिंबल लिख दिया है मैंने डायरेक्ट, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब रिलेशन मतलब फिर से कोई एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे हम जिसमें जे भी आएगा और बीडी भी आएगा। जैसे आई और बीडी में रिलेशन था, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, आई बराबर एन ई ए बीडी। ऐसे ही अब किस में रिलेशन आएगा, जे में और बीडी में। ये बहुत आसान है, ये तो दो लाइन में आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, भाई जे का फॉर्मूला हम जानते हैं, जे का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन ए होता है, बताओ, है ना। और आई में और बीडी में तो रिलेशन जानते हैं ना, अरे आई और बीडी में तो रिलेशन जानते हैं, बताओ क्या होता है, आई बराबर एन ई ए बी डी, ये होता है। ये पूरी वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, आई की जगह पर रख दो, तो देखो क्या आएगा, जे बराबर एन ई ए बी डी, और डिवाइडेड बाय क्या है, ए। ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया था, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, ऊपर नीचे आए तो जे बराबर क्या आ जाएगा, एन ई बी डी। बताओ फॉर्मूले में जे भी है और बीडी भी है, तो यही तो हो गया क्या, रिलेशन, खत्म, एक नंबर में आ सकता है, नोट करो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है, तो कल हम पढ़ेंगे मोबिलिटी, गतिशीलता, है ना, ये पढ़कर आए हैं।